क्या कोई ऐसा वकील आपने देखा है जिसने एलएलबी न की हो, या कोई ऐसा बच्चा आपने देखा है जो बीए एलएलबी तो कर रहा है लेकिन उसने इंटरमीडिएट पास नहीं किया हो? तो इसी संदर्भ में वकील साहब हैं संविदा या कॉन्ट्रैक्ट, और एलएलबी है एग्रीमेंट या करार। तो इसी संदर्भ में आज का हम लोगों का ये वीडियो है, आज का जो लेक्चर है वो इसी के इर्द गिर्द रहने वाला है। आप देख रहे हैं न्यायिक दृष्टि, मैं पवन। तो आपके परीक्षाओं में एक संविदा विधि की परीक्षाओं में एक एग्जामिनर्स का पसंदीदा क्वेश्चन पूछा जाता है आपसे, ऑल कॉन्ट्रैक्ट्स आर एग्रीमेंट बट ऑल एग्रीमेंट्स आर नॉट कॉन्ट्रैक्ट। यानी सभी संविदाएं करार हैं लेकिन सभी करार संविदा नहीं है। तो इस संदर्भ में यदि बात की जाए तो ये जो इंग्लिश वाला वर्जन है एक रूप में और आपसे पूछा जाता है कि ऑल कॉन्ट्रैक्ट्स आर एग्रीमेंट बट नॉट वाइस वर्सा। यानी कि सभी संविदाएं करार हैं लेकिन इसके विपरीत नहीं। तो इस तरह से ये क्वेश्चन आपका पूछा जाता है और आपको इसका कैसे आंसर करना है, क्या क्या इसमें लिखना है, ये सभी बातें हम लोग करेंगे। तो सबसे पहले तो ये संबंध जानना होगा, ये अधिवक्ता और एलएलबी का जो हम लोगों ने नाम लिया, इसी उदाहरण से पूरी बात आपको समझ आ जाएगी। और दूसरा कि ये दो शब्द जो यूज़ किए जा रहे हैं यहाँ पे, इन दोनों शब्दों का मतलब क्या है। यानी एक शब्द यूज़ किया गया एग्रीमेंट और दूसरा शब्द यूज़ किया गया कॉन्ट्रैक्ट, तो इन दोनों का मतलब क्या है। तो अब इस संदर्भ में यदि बात की जाए तो सबसे पहली बात है कि हमें समझना होगा करार क्या है, और उसके बाद समझना होगा कि संविदा क्या है। तो करार और संविदा को जानने के लिए बिल्कुल वकील साहब को और एलएलबी को जान लीजिए कि यदि किसी व्यक्ति ने एलएलबी की है तो एलएलबी करने के लिए उस व्यक्ति ने 6 सेमेस्टर का एग्ज़ाम दिया होगा, बीए एलएलबी की होगी तो 10 सेमेस्टर का एग्ज़ाम दिया होगा और सारी फॉर्मेलिटीज़ को पूरा किया होगा, तब वो व्यक्ति कहलाएगा कि उसने एलएलबी पास आउट किया है। तो इसी तरह से किसी करार को बनने के लिए एक व्यक्ति द्वारा प्रस्ताव किया जाना चाहिए, दूसरे व्यक्ति द्वारा उसको स्वीकार किया जाना चाहिए, और स्वीकार करते ही वो वचन बन जाता है, और वही वचन एक दूसरे के लिए प्रतिफल है, तो वो करार है। तो एलएलबी हो गई, करार हो गया। और जब एलएलबी करने के बाद उस व्यक्ति ने अपना बार काउंसिल ऑफ इंडिया का एग्ज़ाम एआईबी पास किया, और एआईबी पास करने के बाद वो कोर्ट में प्रैक्टिस करने के लिए जाता है, तो वही कहलाता है अधिवक्ता या एडवोकेट या लॉयर। तो जब किसी करार को विधि द्वारा प्रवर्तनी कराया जा सकता है या प्रवर्तित कराया जाने योग्य है वो, तब उसी करार को हम संविदा कहते हैं। यानी अब इसी बात को हम कह सकते हैं कि करार धन प्रवर्तनीयता या एग्रीमेंट प्लस इन्फोर्सिबिलिटी इक्वल टू कॉन्ट्रैक्ट। तो अब ये बात आपको समझ आ गई होगी कि एग्रीमेंट क्या है या कॉन्ट्रैक्ट क्या है। यानी दो व्यक्तियों द्वारा आपस में किसी बात को करने या न करने के लिए सहमत होना, ये करार है। और जब ये सहमति विधि द्वारा, कानून द्वारा पालन कराई जा सके, न्यायालय इसे इन्फोर्स कर सके, तो इसे आप कहेंगे कि ये संविदा है। तो अब इन दोनों में आपको संबंध पता चल गया, दोनों में अंतर पता चल गया। तो अब ये क्वेश्चन जो कहा गया या ऊपर पूछा गया आपसे, तो पहले तो दो टर्म्स को आपको बताना है कि दोनों टर्म्स क्या है। यानी कॉन्ट्रैक्ट को डिफाइन किया गया है 2H में और एग्रीमेंट को डिफाइन किया गया है 2E में। तो इनके अनुसार आपको एक एक लाइन, दो लाइन परिभाषित करते हुए फिर आ जाना है ये जो आपसे स्टेटमेंट पूछा गया है कि उस स्टेटमेंट को क्यों कहा गया, वो सही है या गलत है, ये आपको साबित करना है। तो इसका मतलब यह है कि सभी करार विधि के अनुसार नहीं हो सकते, इसलिए उनका प्रवर्तन नहीं हो सकता है। तो जिनका प्रवर्तन नहीं होगा वो संविदा नहीं होंगे, और बहुत से ऐसे करार होंगे जिनको विधि द्वारा प्रवर्तित कराया जा सकता है, तो जिसे प्रवर्तित करा दिया जाएगा वो संविदा बन जाएगा। तो अब इसका मतलब कि एग्रीमेंट प्लस इन्फोर्सिबिलिटी प्लस इक्वल टू कॉन्ट्रैक्ट। तो यही हम लोग कहें अगर इसी बात को, तो एलएलबी प्लस बार काउंसिल का रजिस्ट्रेशन, यानी बार का रजिस्ट्रेशन आपने करा लिया या बार का एग्ज़ाम आपने पास कर लिया, तो इसी को आप कह रहे हैं इक्वल टू लॉयर। तो अब इसका मतलब कि जिस व्यक्ति ने एलएलबी की प्लस बार काउंसिल का एग्ज़ाम या जो भी रिक्वायरमेंट है उसको फुलफ़िल करने के बाद वो व्यक्ति लॉयर बन जाएगा, या किसी को रिप्रेजेंट करेगा तो वो एडवोकेट कहलाएगा। तो इसका मतलब ये इन्फोर्सिबिलिटी थी आपकी, यानी लीगल रिक्वायरमेंट को फुलफ़िल करना,
और एग्रीमेंट था आपका एग्रीमेंट है ही है, और इसके बाद यही बन गया कॉन्ट्रैक्ट। तो अब इसके बाद यदि हम ये बात करें कि इन्फोर्सिबिलिटी है क्या, यानी एग्रीमेंट को हम लोगों ने सबसे पहले डिफाइन किया, फिर कॉन्ट्रैक्ट को हम लोगों ने डिफाइन किया, तो अब क्वेश्चन अराइज होता है कि व्हाट इज़ इन्फोर्सिबिलिटी, यानी प्रवर्तनीयता क्या है। तो प्रवर्तनीयता का मतलब यह है कि कुछ एलिमेंट्स बताए गए हैं आपके कॉन्ट्रैक्ट एक्ट में कि उन एलिमेंट्स को अगर फुलफिल किया जाएगा तो इसका मतलब उस एग्रीमेंट को इन्फोर्सिबल किया जा सकता है। और इन्फोर्सिबल का मीनिंग क्या है, मतलब क्या है कि न्यायालय द्वारा या विधि द्वारा उसे मान्यता प्रदान करना और आवश्यकता पड़ने पे व्यक्तियों को बाध्य करना उसका पालन करने के लिए। तो इसी बात को हम कह रहे हैं इन्फोर्सिबिलिटी। तो इन्फोर्सिबिलिटी का मतलब यह है कि विधि की आवश्यकताएं पूरी हो रही होंगी, और विधि की आवश्यकताएं पूरी होने या न होने का जो संदर्भ है वो हमें इन्हीं एसेंशियल एलिमेंट्स से निकालना है। एसेंशियल्स ऑफ इन्फोर्सिबिलिटी ऑफ एन एग्रीमेंट, यानी करार के प्रवर्तनीयता के आवश्यक तत्व। और यहाँ हमें विशेष रूप से ध्यान ये रखना है कि सेम यही आंसर जो आंसर हम लोग करने जा रहे हैं ऊपर के स्टेटमेंट को लेकर के, उसी स्टेटमेंट का जो आंसर है वही सेम आंसर किस बात के लिए भी बनता है कि वैध करार के आवश्यक तत्व क्या है। यानी हम एक तरफ कह रहे हैं कि किसी एग्रीमेंट को प्रवर्तित कराने के लिए आवश्यक तत्व क्या हैं, तो उसी संदर्भ में दूसरा क्वेश्चन हम लोग अगर बात करें कि किसी वैध संविदा के आवश्यक तत्व क्या है, तो इन दोनों का सेम आंसर बनना है। यानी मैं कह रहा हूँ कि किसी वैध संविदा के आवश्यक तत्व क्या है, आवश्यक तत्व क्या हैं। तो इस क्वेश्चन का भी सेम यही आंसर बनेगा जो आप यहाँ पे देखने जा रहे हैं, जिसको आप सॉल्व करने जा रहे हैं। बस आपको ये वाला एक यहाँ से बात हटा लेनी है, यहाँ से यानी चेंज कर देना है आपको। तो एसेंशियल्स ऑफ वैलिड कॉन्ट्रैक्ट आ जाए अगर यहाँ पे, तो सेम नीचे वाली बातें बिल्कुल डिट्टो सेम रहनी है। तो यानी आप इसी माध्यम से दो क्वेश्चन का आंसर यहाँ पे सॉल्व कर रहे हैं। और यदि आप BLLB के LLB के स्टूडेंट हैं, या APO मेंस आपको लिखना है, या जुडिशरी का मेंस लिखना है, तो लिखना आपको डिट्टो यही चीज़ें होंगी। हालांकि अधिकतर स्टेट्स में APO में कॉन्ट्रैक्ट एक्ट नहीं है, लेकिन जहाँ है तो वहाँ आपको इसी तरह से लिखना होगा, और कोई भी इसमें वेरिएशन नहीं आना है। तो अब क्या क्या लिखना होगा, क्या आपको समझना है, क्या देखना है। तो इसमें 10 एलिमेंट्स हैं जिनकी चर्चा धारा 10 में की गई है संविदा विधि की, और कुछ एलिमेंट्स को आप धारा 2 से लेकर के आ रहे हैं, और कुछ एलिमेंट्स को आप अन्य दूसरी धाराओं से लेकर के आ रहे हैं। तो धाराएं भी यहाँ पे लिखी हुई हैं, आप चाहें तो स्क्रीनशॉट लेकर के या साथ साथ देखते हुए लिखते हुए चल सकते हैं, पेन और कॉपी लेकर के अगर आप बैठेंगे। तो सेम ये डिटो आंसर आपको करना है, और बहुत ही संक्षेप में और बहुत ही सरल तरीके से आपको ये आंसर करना है। जैसा कि हम लोगों ने ऊपर उदाहरण लिया बच्चे के पढ़ाई का, वकील साहब का, उसी तरह से व्यवहारिक उदाहरण लिख करके आप आंसर कर सकते हैं। तो क्या क्या एसेंशियल्स होंगे कि कोई एग्रीमेंट लॉ द्वारा या कोर्ट द्वारा इन्फोर्स किया जाएगा। तो सबसे पहले उसके लिए एक वैलिड एग्रीमेंट होना चाहिए। जिस एग्रीमेंट की आप बात कर रहे हैं तो ये वैलिड एग्रीमेंट हो। तो वैलिड एग्रीमेंट कब होगा, कैसे होगा कि उसमें ऑफ़र हो, एक्सेप्टेंस, उस ऑफ़र को स्वीकार किया गया हो, प्रॉमिस हो, कंसिडरेशन हो, तो यही बन जाता है एग्रीमेंट। यानी इसको आप कहेंगे कि ये लीगल एग्रीमेंट है या वैध करार है। यानी आपने किसी व्यक्ति से कहा कि, यानी मान लीजिए आप स्टैंड पे गए, ऑटो स्टैंड पे गए, और आपने ऑटो वाले से कहा कि मैं फला मंदिर पे जाना चाहता हूँ। ऑटो वाले ने कहा कि ठीक है मैं चलूँगा, इतना पैसा होगा उसका। तो यानी जैसे ही उस ऑटो वाले ने आपकी बात स्वीकार की तो ये प्रॉमिस बन गया। फिर उसने कहा कि मैं इतना पैसा लूँगा, आपने कहा ठीक है मैं ये पैसा दूंगा, तो ये यानी उसका कंसिडरेशन है, प्रतिफल है। तो ये सारी बातचीत होते ही ये एग्रीमेंट में कन्वर्ट हो गया, ये करार बन गया। तो ये ऑटो से मंदिर जाने की बात कहना, वो उस ऑटो वाले द्वारा तैयार होना जाने के लिए, तो ये सभी वैध चीज़ें हैं, ये इनको इन्फोर्स कराया जा सकता है। तो ये अब कन्वर्ट हो सकता है संविदा में। और यही आप किसी अवैध कार्य के लिए ये सब बातचीत कर रहे होंगे तो वो कन्वर्ट नहीं हो सकता, उसे कोर्ट द्वारा इन्फोर्स नहीं किया जा सकता, तो वो कॉन्ट्रैक्ट नहीं बनेगा। तो इसी संदर्भ में हम लोग को पूरी बात करनी है। फ्री कंसेंट होनी चाहिए, यानी केवल कंसेंट से काम नहीं चलेगा। केवल कंसेंट का मतलब होता है
कि वो कंसेंट दबाव, धमकी, बल प्रयोग द्वारा भी ली जा सकती है, कपट द्वारा, छल कपट द्वारा ली जा सकती है। तो ऐसी कंसेंट नहीं होनी चाहिए। कॉम्पिटेंसी टू कॉन्ट्रैक्ट यानी संविदा करने के लिए सक्षम हो पक्षकार, यानी मेजर हो, साउंड माइंड हो, नॉट डिस्क्वालीफाइड बाई एनी लॉ। और मोरी बीबी के केस में कहा गया कि अगर माइनर कॉन्ट्रैक्ट करता है तो वो बिल्कुल नल एंड वाइड हो जाएगा, जीरो हो जाएगा। इसके बाद लॉफुल कंसिडरेशन होना चाहिए, जैसे ऊपर हम लोगों ने बात की कि ऑटो वाले को आपने पैसा देने के लिए कहा, अब अगर आप बदले में उसे अफीम गांजा दे रहे होंगे तो ये लॉफुल कंसिडरेशन नहीं है। इसी तरह से उसका ऑब्जेक्ट लॉफुल होना चाहिए, यानी आप अफीम गांजा भांग खरीदने के लिए बात कर रहे हो, आपका ऑब्जेक्ट है कोई गलत कार्य कराना, किसी को आप क्षति पहुंचाने के लिए कोई कार्य करने के लिए करार कर रहे होंगे, तो ऐसा नहीं हो सकता। नॉट एक्सप्रेसली डिक्लेयर बाई वॉइड, यानी संविदा विधि में या किसी दूसरी विधि में उसे स्पष्ट रूप से वॉइड डिक्लेयर ना किया गया हो, यानी कि पक्षकार जो कार्य करने की बात कर रहे हो, यानी मान लीजिए उस ऑटो वाले का ऑटो ख़राब हो चुका है, वो स्टार्ट नहीं होने वाला है, लेकिन उसे पता नहीं है, तो इसलिए उस ऑटो के संदर्भ में कोई करार कर रहा हो, तो यानी ये मिस्टेक की बात हो, इस तरह की कोई बात हो, इस तरह की बात नहीं होनी चाहिए। इंटेंशन टू क्रिएट लीगल रिलेशंस, यानी लीगल रिलेशन क्रिएट करने का इंटेंशन होना चाहिए। अब इस बात को थोड़ा सा हम लोग समझेंगे कि यानी राजनीतिक तौर पे नेताजी लोगों द्वारा जो भाषण दिए जाते हैं, वादे तमाम किए जाते हैं चुनाव के दौरान, अपने परिवार में जो बहुत सारी बातें की जाती हैं या समाज में बहुत सारी बातें की जाती हैं, यानी मम्मी कह रही हैं बेटे से कि मैं तुम्हारे जन्मदिन पे आईफोन दिलवाऊंगी, अपने बेटे यानी सन से कह रही है मम्मी कि तुम्हें आईफोन दिलवाऊंगी। जब बर्थडे आया तो मम्मी ने कहा कि बजट अभी काम नहीं कर रहा है, चलो अगले बर्थडे पे तुम्हें आईफोन खरीदेंगे। तो अब बेटा कहता है कि तुमने प्रॉमिस किया था, इसलिए अब मैं कोर्ट जा रहा हूँ। तो ना ही कोर्ट बच्चे को इंटरटेन करेगा और ना ही बच्चे का कोई ऐसा आशय भी होता है कि वो जाए कोर्ट और अपने इस माँ की प्रॉमिस को इन्फोर्स कराए। तो इस रूप में यानी जब आपका इंटेंशन होगा कि आप कॉन्ट्रैक्ट इसलिए करना चाहते हैं कि उसे इन्फोर्स कराएं या हमारे बीच लीगल रिलेशन क्रिएट हो जाए, ये होना चाहिए किसी एग्रीमेंट के साथ कॉन्ट्रैक्ट बनने के लिए। सर्टेनिटी होनी चाहिए टर्म्स में उसके, यानी आप जाते हैं सेब की दुकान पे और कहते हैं कि मुझे सेब दे दो, 1 किलो दे दो या 5 किलो दे दो, और सेब वाला भी जब आप रेट उससे पूछते हैं तो वो कहता है 100 रुपये या 50 रुपये किलो है, या मैं 100 रुपये में 2 किलो दे सकता हूँ या 1 किलो दे सकता हूँ। तो इस तरह से एग्रीमेंट नहीं किया जाएगा कॉन्ट्रैक्ट बनने के लिए, यानी सर्टेनिटी होनी चाहिए कि आप कह रहे हैं कि 1 किलो दो, वो कह रहा है कि 1 किलो के 100 रुपये लगेंगे, यानी दोनों तरफ से सर्टेन बातें आ रही हैं। पॉसिबिलिटी टू परफॉर्म, यानी आप किसी व्यक्ति से कह रहे हैं कि तुम 1000 किलोमीटर 1 घंटे में दौड़ो तो मैं तुम्हें 1000 रुपये दूंगा। तो 1000 किलोमीटर कोई अच्छी से अच्छी कार नहीं जा सकती है 1 घंटे में, तो फिर कोई व्यक्ति कैसे जाएगा? तो इस तरह की बात अगर आप कर रहे हैं तो ये कॉन्ट्रैक्ट नहीं बन सकता। कंप्लायंस विथ लीगल फॉर्मेलिटीज़, यानी सामान्य तौर पे तो मौखिक तौर पे बिना कुछ कहे भी संविदा बन सकती है। जैसे आपका सामान लेकर के कूली चलने लगता है, आप पीछे पीछे उसके जाने लगते हैं, तो इसका मतलब आप उसकी बात से सहमत हैं और उसे आपको पैसा देना पड़ेगा और वो व्यक्ति कूली जो है आपका सामान लौटाएगा। लेकिन जहाँ कहीं रिक्वायरमेंट की गई है इस तरह की कि ये लिखित होना चाहिए, रजिस्टर्ड होना चाहिए, तो फिर आपको सब रजिस्ट्रार की ऑफिस में जाके उसे रजिस्टर कराना पड़ेगा, या जहाँ कहा गया है कि ये लिखित होना चाहिए या उस पर हस्ताक्षर होना चाहिए और लिखित होना चाहिए, तो आपको लिखित हस्ताक्षर द्वारा ही संविदा करार करना पड़ेगा। तो यानी ये जो ऊपर 10 टर्म्स कंडीशन की हम लोगों ने बात की, ये सभी 10 कंडीशंस फुलफिल होंगी तब कोई भी करार संविदा में कन्वर्ट हो जाएगा और वो संविदा कहलाएगा। तो ऊपर के पूरे विवरण को देखने के बाद हमें ये पता चलता है कि किसी भी संविदा को बनाने के लिए सबसे पहले एग्रीमेंट चाहिए और उस एग्रीमेंट के साथ एनफोर्सेबिलिटी के एलिमेंट ऊपर वाले 10 जुड़ जाएंगे तो वही कन्वर्ट हो जाएगा कॉन्ट्रैक्ट में। तो इसका मतलब ये पता चला हम लोगों को कि कॉन्ट्रैक्ट बनने के लिए निश्चित रूप से उसमें करार होगा, इसीलिए वो वर्डिंग यूज़ की गई है कि सभी संविधान करार होंगे। लेकिन अब इसका उल्टा अगर बात की जाए तो किसी करार को बनने के लिए संविदा की कोई आवश्यकता नहीं है, संविदा की सहारा लेने की आवश्यकता नहीं है करार बनने तक के लिए। करार अपने आप में एक स्वतंत्र कंसेप्ट है। तो इसी बात को अब अगर हम लोग देखें या कहने की कोशिश करें तो ये बात, इसका मतलब पूरी तरह से सही है कि ऑल कॉन्ट्रैक्ट्स आर एग्रीमेंट, यानी कि वकील साहब आपको दिख रहे हैं काला कोट पहने हुए कोर्ट में, तो इसका मतलब निश्चित रूप से उन्होंने एलएलबी की होगी। तो यही बात कही जा रही है कि सभी संविदा में करार होंगे। और लेकिन इसका उल्टा अगर देखा जाए तो ऑल एग्रीमेंट्स आर नॉट कॉन्ट्रैक्ट, यानी सभी एलएलबी धारी व्यक्ति वो वकील नहीं हो सकते हैं। क्यों नहीं हो सकते हैं? हो सकता है उन्होंने AIB एग्ज़ाम नहीं पास किया, उन्होंने मन बदल लिया, अब वो कोर्ट नहीं जाना चाहते, वो APO बनना चाहते हैं। तो इसका मतलब जिस व्यक्ति ने LLB की उसका अधिवक्ता बनना आवश्यक नहीं है।
तो इसका मतलब हम लास्ट में यही बात कह के अपना आंसर राइटिंग ख़त्म करेंगे कि इसका मतलब ऊपर जो भी हमने वर्णन दिया, इस वर्णन के आधार पे यह स्पष्ट है कि उपरोक्त कथन सही है और सभी संविदा निश्चित रूप से करार होंगे, लेकिन करार का संविदा होना हर हाल में आवश्यक नहीं है। तो यदि आपको ये वीडियो पसंद आया, इस तरह का आप लेक्चर देखना चाहते हैं, तो चैनल को आप सब्सक्राइब कर लें, लाइक करें, शेयर करें दूसरों के साथ। आपका कोई सुझाव हो तो उसे भी दें आप। धन्यवाद।